पेपर 2 का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था यूजीसी नेट के। पेपर 1 का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पेपर 1 में इसका नाम है सब्जेक्ट का जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये सबको ही पेपर क्वालिफाई करना होता है। सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। कुछ लोग सिलेबस छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ लेते हैं, पीआई को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे लोग गोबर गणेश ही होते हैं, क्योंकि अगर आप मेन चीज़ जो आपका सिलेबस है और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही अगर आप उसको ही नहीं समझ रहे हो तो फिर पूरा सिलेबस ख़त्म करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, मुझे लगता है। तो सबसे पहला इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है। अब देखो यार, हमें सिर्फ इसको पढ़ नहीं लेना है, रीड नहीं करना होता, बल्कि एनालिसिस क्या होता है। अब देखो टीचिंग क्या चीज़ होती है। टीचिंग में क्या होता है, किसी चीज़ को हम सिखाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ सिखा रहा होता है, ठीक है, समझा रहा होता है, किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहा। शायद ये ऐसा कुछ होता होगा टीचिंग, जैसा कि हम लोग समझते हैं। लेकिन इसके और ढेर सारे लेवल्स होते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले टीचिंग और एप्टीट्यूड अलग है, ठीक है। अब देखो 2 वर्ड इसमें दिए हैं, सिर्फ टीचिंग क्यों नहीं दिया, टीचिंग मेथड्स क्यों नहीं दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों दिया, तो इसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले टीचिंग है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ाया जाता है, लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखो छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, बड़े लोगों को भी पढ़ाया जाता है और पीएचडी लोगों को भी पढ़ाया जाता है। इवन कई बार प्रधानमंत्री वगैरह को भी ब्रीफिंग दी जाती है। तो उन सब टीचिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें जानना पड़ेगा। उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट ये रहा कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, टीचिंग के लिए। ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, एक तो टीचिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखो लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो सीखने वाला होता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देखो। कई बार छोटे जो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं। अब देखो जो सीनियर सेकेंडरी वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं वो किशोर होते हैं। तो उसके बाद एडल्ट्स जो लर्निंग होती है, जो वहाँ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, वो कैसे डिफरेंस होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन कड़ी होता है वो तो लर्नर होता है, फिर टीचर होता है, फिर सपोर्ट मटेरियल, और फिर ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशन और ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट, ये सब चीज़। लाइक मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आसपास में ये सब, अब मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अच्छे से मैं इसको रिकॉर्ड कर पाऊँ। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, हम कहीं पे भी पढ़ते हैं, कई बार तो हमें मेट्रो में भी पढ़ना होता है। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तब देखो 3 चीज़ें हमें समझ में आए। एक तो टीचिंग क्या है, दूसरा लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तीसरी चीज़ फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं टीचिंग को। 3 चीज़ें समझ में आई, समझ गए। अब जब आप पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अगला है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। हायर लर्निंग जैसे अब हम लोग अभी मास्टर्स कर लिए, अब हम बार बार थोड़ा ना जा कर के यूनिवर्सिटीज़ या चीज़ों में अपना समय बर्बाद करेंगे। अब तो हमारे पास ये लर्निंग हैबिट हो गई, सीखने की क्षमता विकसित हो गई कि हम जैसे जगह स्वयं का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो जाके सर्च करो, स्वयं प्रभा, स्वयं मूक, इन सब जगहों पे जाकर के हम लोग खुद ही लर्न कर सकते हैं और खुद ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तब देखो इसमें क्या बताया गया है, मैं भूल गया कहाँ पे था, यहाँ मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। टीचर सेंटर्ड, 2 तरह के, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। कुछ लोग होते हैं ना, टीचर आया और वो जो बोलेगा सारे सारे बच्चे वही करेंगे। लेकिन कई बार ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं कि वो लर्नर गया, उसने बोला भैया हमको ये पढ़ाना है, तब वहाँ पे कौन सेंटर्ड हो गया, अभी बीच में तो लर्नर हो गया। तो यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड मेथड्स कौन कौन से हैं। जैसे आपको कंप्यूटर सीखना है, आप गए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कि भैया हमें कंप्यूटर सीखना है, तो उसने बता दिया कि कंप्यूटर में हम ये चीज़ें सिखाते हैं, आपको मजबूरी है सिखाना, लेकिन आपने बोला नहीं हमें टैली सिखाना है, तो वो टैली सिखाएगा। तो ये लर्नर सेंटर्ड हो गया। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, देखो ये जो है ना यार, एक चीज़ तुम ध्यान देना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हम ध्यान देंगे, आईसीटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब देखो कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया और अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और वर्चुअल चीज़ों के दुनिया में जा रहे हैं। तो आईसीटी का ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये पिछला वाला भूल जाओ, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आईसीटी से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड, ये तीनों, और इवैल्यूएशन सिस्टम। अब देखो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं और इवैल्यूएशन सिस्टम,
एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, किस तरह से जैसे हमारा टेस्टिंग होता है उसको इवेल्युएशन बोलते हैं, कितने मार्क्स मिले ये सब चीज़ें। इवेल्युएशन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, जो CBCS सिस्टम है उसमें दरअसल ना ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि इसको ये इतना ग्रेड मिला, चॉइस बेस्ड होता है कि आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो इसके आधार पर, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है। इनोवेशंस इन इवेल्युएशन सिस्टम, कई तरह के इनोवेशंस हुए, जैसे आपने देखा हम लोगों का जो टेस्ट होता है उसमें वो सर्कल भरना होता है, वो मशीन फिर चेक कर देती है, और कई इंटरव्यू होते हैं, तो कई तरह के इनोवेशंस हुए। तब देखो यार टीचिंग एप्टीट्यूड आप जब पढ़ोगे ना जा करके कितना मज़ा आएगा पढ़ने में, कि टीचिंग के बारे में उसका पूरा कॉन्सेप्ट जान रहे हो, लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स जान रहे हो, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं टीचिंग को, और मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, और टीचिंग का सपोर्ट सिस्टम क्या है, और इवेल्युएशन सिस्टम क्या है। ये 4-5 चीज़ें मेन चीज़ होगी। इसके छोटे छोटे टुकड़े करना, मतलब जैसे वो पोस्टमार्टम होता है ना, एक शल्य परीक्षण उसको बोलते हैं, वैसे करना है हमें, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देना। हालांकि पोस्टमार्टम वो दरिंदगी से अलग होता है, ठीक है। वो पोस्टमार्टम किया जाता है जानने के लिए, सीखने के लिए कि मनुष्य के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ पे होती हैं, जिससे हम उसका प्रयोग कर सकें बाद में उस ज्ञान का। और तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 4-5 चीज़ें थी। तो ये जो आई थिंक 6 चीज़ें हैं, इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस कि ये किस तरह का टीचिंग आएगा, रिफ्लेक्टिंग टीचिंग के अंदर आएगा या अंडरस्टैंडिंग टीचिंग के अंदर आएगा। PIQ के साथ हम करेंगे तो मज़ा आएगा। तो ये पहला था टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। सेकेंड है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब देखो इसमें एप्टीट्यूड शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। वो आपके एप्टीट्यूड, आपकी एप्टीट्यूड ना एक तरह की क्वालिटी होती है एक व्यक्ति के अंदर, तो ये एप्टीट्यूड का परीक्षण है। टीचिंग एप्टीट्यूड, सॉरी हो गया ये, और ये रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में खोजना, जांचना, जो चीज़ पहले से मौजूद है उसको खोजना, समझना, ये सब रिसर्च के अंदर चीज़ें आती हैं, ठीक है। और ये इन्वेंशन से अलग होता है। कैसे रिसर्च इन्वेंशन से अलग होता है, ठीक है। अब देखो इसमें बताया मीनिंग, कितना सिंपल बताया ना कि रिसर्च की बस मीनिंग तुम जान लो भैया, और रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं ये जान लो, और थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स जान लो, ठीक है। और पॉजिटिज्म और पोस्ट पॉजिटिव, क्या लिखा है, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, ये 4 चीज़ें जान लो और तुम्हारा सिलेबस पहला वाला ख़त्म रिसर्च एप्टीट्यूड में। दूसरी चीज़ मेथड्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं। एक्सपेरिमेंटल, आपने अपना डिसर्टेशन भी बनाया होगा तो उसमें भी आपको रिसर्च मेथड्स वगैरह पता चले होंगे। एक्सपेरिमेंटल होता है, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इस तरह के मेथड्स होते हैं, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड में। अगला स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा जब ये सब चीज़ें पढ़ोगे आप। और जब आप थीसिस लिखोगे ना, अब देखो यार ये जो क्वालिफाई कर लेते हैं ना ज़्यादातर नेट, वो जा कर के PhD करते हैं ना थीसिस, तो इसलिए ये सब पेपर्स इसमें शामिल किया गया कि आप उस लायक हो भी कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लोगे तो PhD करने में आसान हो जाएगा, शायद इसलिए इसमें डाला गया है। अभी देखो इतना ही नहीं, किस तरीके से आपको रिसर्च पेपर्स ढूंढने हैं ना, साइंस डायरेक्ट, रिसर्च गेट और स्प्रिंगर, टेलर फ्रांसिस, इन सब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आसान मत समझना, इस सिलेबस समझ लेना बहुत। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया और PIQ, तो करीब मुझे लगता है यार 70% तैयारी हो जाती है हमारी। 70% तैयारी मतलब मैं बेहोश में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अंधा नहीं होता। फिर आप ये जो 30% की जो तैयारी होती है ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिस वाली होती है, मज़ेदार तरीके से। फिर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और मुझे लगता है कि पढ़ना बहुत कम हो जाता है, बहुत कम पढ़ना हो जाता है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोला है ये ऐसे ही नहीं फेंकने के लिए बोला है, ये अनुभव के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। अगला स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। थीसिस और आर्टिकल राइटिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग क्या होता है। जैसे MLA राइटिंग होता है, APA ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग अन्य मेथड्स भी, शिकागो फॉर्मेट भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, देखो ICT का एप्लीकेशन इसमें भी था और ICT का एप्लीकेशन इसमें था। जो ये ICT है ना यार, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि क्या बताएं, हर फील्ड में ICT घुसेड़ रखे हैं। अभी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, इसमें भी ICT ही है, वरना ये भी नहीं बन पाता।
तो ये रिसर्च एथिक्स क्या है, एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं हम तो उसमें कुछ एथिक्स होते हैं, वहाँ पे हम कुछ ऐसे भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, और फिर कुछ ऐसे उसका कुछ एक माहौल होता है, तो उसका एथिक्स भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम ऐसे कुछ भाषाओं का प्रयोग ना करें जिससे सामने वाला या रीडर पे गलत प्रभाव जाए, तो ऐसे कुछ एथिक्स भी होते हैं। और कॉपीराइट वो एक एथिक्स के अंदर ही आता है कि आप दूसरे का कंटेंट चुरा रहे हो, ले रहे हो, तो आप उसके बता रहे हो कि भैया उनका कंटेंट लिए हैं, तो ये सब एथिक्स के अंदर आता है। अब देखो इसमें लिखा है रिसर्च एथिक्स, इतना जो मैंने बोला है ये सब अगर मैं नहीं बोलता तो फिर ये सोचो कैसे खुलेगा। अब ये रिसर्च में आईसीटी का इस्तेमाल क्यों इसने बोला, क्योंकि आजकल बार्ड आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, इतने ढेर सारे ई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जितना मैंने अभी नाम लिया है, जैसे स्प्रिंगर हो गया या एल्सवियर हो गया, गूगल स्कॉलर के बारे में सब जानते हैं, शोध सिंधु, शोध गंगा, ये सब हो गया। इन सब जगहों से आप पेपर्स लेते हो, फिर क्विल बोर्ड से आप रिफ्रेश वगैरह करते हो, फिर आप मेंडले का यूज़ करके उसका साइटेशन करते हो। तो ये सब आईसीटी का प्रयोग किस तरीके से हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, तो ये सब जब जानोगे ना आप, तो आपको मज़ा भी आएगा। दरअसल ये इसलिए सिलेबस बनाया गया ना कि ये सब चीज़ें आप पढ़ लो, जिससे आपका थीसिस आसान हो जाए लिखना। इवन यार आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, तो मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इसको पॉजिटिव में ही लेना। अगर आपका हो या ना हो, आप नेट से बड़े हो जाओगे। आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, एकदम अच्छे से पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना हमें, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, तो आपको लिखने का आ जाएगा। इतनी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी ना कि अगर आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो, कोई डिसर्टेशन लिखना चाहते हो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये रही तो थोड़ी सी ज्ञान चर्चा रिसर्च एप्टीट्यूड पे। मुझे लगता है मुझे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए। अगला चीज़ ये जो कॉम्प्रहेंसिव है ना, ये देखो, पैसेज ऑफ टेक्स्ट टू बी गिवन, आपको पेन पेपर लेकर के बैठना चाहिए जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार जितनी भी चीज़ें मैंने अभी इतने वेबसाइट्स वगैरह बोले हैं ना, ये सब चीज़ें बहुत कमाल की हैं, मतलब ये जल्दी कोई बताता वगैरह नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें लिख लिया करो, जैसे जितने मैंने वेबसाइट्स बोले हैं और जितना इंस्ट्रूमेंट्स बोले हैं। अभी मेरे पास ऐसी सुविधा तो है नहीं, मैं जस्ट रिकॉर्ड ही करता हूँ, तो मैं लिख नहीं सकता। कॉम्प्रहेंसन जो होता है, ये पैसेज आप ये तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं कि एक कॉम्प्रहेंसन दिया हुआ है और जो नीचे क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देना, बट ये थोड़ा सा टफ होता है। इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, अगर आप उसको जान लोगे तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। कि जैसे एक पहली टेक्निक कि पहले पैसेज मत पढ़ो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो। जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपके दिमाग में घूमता रहेगा, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो उसका आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक ना पूरे मेथड को चेंज कर देगी। और कई बार ये भी होता है कि अगर एक पूरा लंबा सा पैसेज दिया हुआ है, उसके नीचे एक ही क्वेश्चन दिया है, तो उसको छोड़ना भी होता है, क्योंकि अगर आप उसी पैसेज में ही अटके रहे और उसमें 5 मिनट चला गया तो बाकी के आपके 8-10 क्वेश्चन चले जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी होती है कि पैसेज वगैरह एकदम लास्ट में करो, या टाइम बचे तो छोड़ भी दो पैसेज वगैरह, ऐसा भी होता है। तो ये भी कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं, ठीक है। तो पैसेज भी कुछ ऐसे ट्रिक्स पैसेज को सॉल्व करने का हमें सीखना चाहिए। और पैसेज इसलिए दिया होता ना कि देखो यार, जब आप पीएचडी वगैरह करने जाते हो ना, तो वहाँ पे बड़े बड़े टेस्ट पेपर्स, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं। तो आपने पूरा रिसर्च पेपर पढ़ लिया और आप सीखे कुछ नहीं। तो ये जो आपके कॉम्प्रहेंसिव स्टडी के बाद आउटकम्स जो आप निकाल पाते हो ना, उसके टेस्ट के लिए ये कॉम्प्रहेंसन रखे गए हैं कि आप बड़े बड़े देखो यार, सिलेबस बनाने वाले ना इतना खूबसूरत बनाया है, बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति रहा होगा और रिसर्च करके बनाया है यार, सच में। तो ये जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, जो उसका टेस्ट पेपर होता है, उसका सिलेबस होता है, PIQ होता है यार, वो बहुत कुछ हमें मार्गदर्शन देता है कि वो चीज़ चाहता क्या है। तो आप ऐसे व्यक्ति बने कि आप बड़ी चीज़ पढ़ करके उसका आउटकम निकाल सकें। ये कॉम्प्रहेंशन के माध्यम से जानना चाहता है। जैसे UPSC का भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें कॉम्प्रहेंशन पूछते हैं, और जो ये स्टेट लेवल के PCS के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कॉम्प्रहेंशन पूछते हैं। जैसे ये छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे RO हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर्स, इसमें कॉम्प्रहेंशन पूछते हैं। सॉरी टू से यार, मुझे RO का थोड़ा सा क्लियर नहीं है, किसी ने मुझे बताया था, तो आप देख लेना, पता चले कोई
आकर के बोलने लगे कि कैसे बोल दिए। तो कई पेपर्स में मैंने देखा है, इवन जो नवोदय के एग्ज़ाम होता है उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन पूछते हैं। दरअसल इसीलिए पूछते हैं कि आप बड़े से चीज़ को समराइज़ कर सको, उसका आउटकम निकाल सको। यार इतना लेक्चर कॉम्प्रिहेंशन पे, दरअसल ये इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इतना बड़ा लेक्चर भी दिया। तो दरअसल ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, खास करके एसएससी वगैरह के जो बच्चे होते हैं या जो होते हैं, या जो आपने देखा होगा जो ब्रीफिंग नोट्स बनाते हैं किसी बड़ी चीज़ को, फाइल्स देखो इतनी बड़ी बड़ी फाइल जाती हैं, उसको जल्दी से पढ़ करके सिग्नेचर करना होता है, हाँ ना में जवाब देना, और ऐसी फाइलें भरी पड़ी होती हैं। तो ऐसे जब आप ऑफिसर बनोगे तो फिर ये मेथड, ये एक गुण होता है कि उसका आउटकम निकाल सको, तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। कम्युनिकेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखो इसमें जब हम लोग एमलिस या बेलिस भी कर रहे होते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन का एक पूरा पेपर डाला गया, तो हम लोग इसमें एक उस्ताद हैं, ठीक है, तो इसमें घबराने की, इसको संप्रेषण बोलते हैं हिंदी में। तो अच्छा मैंने हिंदी में ज़्यादा, अब देखो इसमें हिंदी क्या मैं बोलूँ, शिक्षण मुझे थोड़ा सा हिंदी देखना पड़ेगा, क्या क्या रुझान, कॉम्प्रिहेंशन को तो गद्यांश बोल सकते हैं, और फिर ये कम्युनिकेशन को संप्रेषण बोलते हैं। तो फिर ये कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक चीज़ क्या होता है, ये तो सबसे आसान ही मुझे लगता है। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स कौन कौन से आते हैं, मास मीडिया और सोसाइटी का जो कम्युनिकेशन आता है ये कौन कौन से, जैसे बैरियर्स में क्या क्या आ सकते हैं कि जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, और दूसरा बैरियर हो सकता है कि वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है कि नेटवर्क तो सही है बट किसी का हार्डवेयर ही ख़राब हो गया, उसका फ़ोन ही हैंग हो गया, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकल फॉल्ट्स हो सकते हैं कि किसी को सर्दी हो गई है तो वो माँ बोलना चाह रहा है, वो बाहर निकल रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बैरियर्स। अब किसी को लैंग्वेज ही नहीं आती है, अब वो हिंदी में समझने वाले लोग हैं, उसको फिर उर्दू में पढ़ाया जा रहा है तो समझ में नहीं आएगी, या फ़ारसी में या फ्रेंच में। तो ये मास मीडिया और सोसाइटी ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। आईसीटी भी इसमें आएगा, हालांकि कम्युनिकेशन में आप देख रहे होगे, लग रहा होगा आगे फिर ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब देखो इसमें भी एप्टीट्यूड दे दिया, हर जगह ही इसने प्रतिभा खोज परीक्षा ही शुरू कर दी। तो ये मैथमेटिकल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ रीजनिंग, कई तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और पूछा जाता है रीजनिंग के प्रकारों के बारे में, उसके बारे में हम लोग पीआईक्यू में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया। दूसरा है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप्स। तो संख्या पद्धति इसमें कि पूछ लेता है ना, प्रथम प्राकृतिक 40 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, योगफल कितना होगा, इस तरह से, ठीक है, फर्स्ट। तो उसके बाद इस तरह से पूछ लेता है, कोड्स पूछ लेता है, रिलेशनशिप्स पूछ लेते हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो इसमें समय, दूरी, ये सब चीज़ें जो क्वेश्चंस आता है उसके बारे में ये पूछ लेता है। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग में टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज़ और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग, नंबर सीरीज़ और मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 चीज़ इसमें आता है। तो ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अच्छे से अगर नहीं होगा डीप नॉलेज तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने पीआईक्यू में देखा है डीप क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसा जो वो कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है कि किसी भी सेगमेंट को आप उठाओगे तो उसमें टफ चीज़ है। दरअसल मैं डरा नहीं रहा हूँ और मायूस भी नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रेरित कर रहा हूँ मेहनत करने के लिए, लेकिन स्मार्ट वर्क करना, ठीक है, वरना लेबर की तरह मेहनत करोगे तो लेबर ही बनोगे। मैं अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको इतना कम पैसा मिलता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ सुबह से शाम तक, जी तोड़ मेहनत, लेकिन उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आउटकम बहुत कम निकल पाता है, पैसे। तो ऐसे ही अगर आपने बहुत मेहनत किया और आपको आउटकम नहीं मिला तो उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग में भी ऐसे ही है। अब देखो ये जो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग ये अलग है और ये लॉजिकल रीजनिंग अलग है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो तर्क होता है आपके अंदर, तार्किक
गुड विकसित करने के लिए ये है। आर्गूमेंट फॉर्म्स स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल propositions, mood and figure, formal and informal fallacies, use of language, connotations and denotations of terms, classical square of opposition। तो ये सारी चीज़ें आर्गूमेंट्स के अंदर की आती हैं, ठीक है। एवेल्युएशन एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब ये दो टाइप्स की रीजनिंग यहाँ पे बताई गई है, इन दोनों को एवेल्युएट करना है। एनालॉजीज क्या चीज़ होती हैं उसके बारे में हमें जानना है। वेन डायग्राम में सिंपल एंड मल्टीपल यूज़ ऑफ इस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट्स। ये वेन डायग्राम के अंदर इसमें बता रहे हैं किस तरह से आर्गूमेंट्स को हम यूज़ करेंगे। इंडियन लॉजिक, जिसको आप वैदिक मैथ्स भी कुछ लोग बोलते हैं, हालांकि वेद में कोई मैथ्स वगैरह तो दिया नहीं गया है, मीन्स ऑफ नॉलेज वगैरह के बारे में। अब यहाँ पे प्रमाणाज लिखा है, लेकिन प्रमाण उसको बोलते हैं। प्रमाण प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, अनुमान, और ये अनुमान को इन्फेरेंस, और उपमान शब्द मतलब वर्बल टेस्टिमनी, और अर्थोत्पत्ति और अनुपलब्धि नॉन अप्रहेंसिव, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये जो आप बचपन में वैदिक मैथ्स वगैरह नहीं पढ़े हो, ये सब कुछ ये पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है इसका यार इतना ज़्यादा 50 मार्क्स का कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसीलिए लोग छोड़ करके चले जाते हैं इस पेपर को, और लोग सेकेंड पेपर पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन पास होने के लिए दोनों पेपर पे फोकस करो, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पेपर पे फोकस भी मत कर दो यार, क्योंकि एटलीस्ट ये क्वालिफाइंग पेपर मतलब इससे भी आपका तय होता है, बट इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि 2 महीने में ये पूरा ही सिलेबस कवर कर पाना बहुत टफ़ है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, शुरू से शुरू कर रहे हो, तो अपना पूरा मेहनत करो आप सेकेंड पेपर पे। अगर आपका ये सब बैकग्राउंड नहीं है तो आप, क्योंकि आपके पास सिर्फ 60 दिन है, अगर 60 लेक्चर भी देखोगे तो फिर सिर्फ इसी का हो पाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह अगर कहीं पे मिले तो आप उसको पढ़ सकते हो। बाकी PIQ जितना सॉल्व कर सको आप। सॉरी, ये सब चीज़ें होने लगी क्योंकि मुझे प्यास बहुत तेज़ लगी और अभी मैं पानी नहीं पी सकता, है नहीं मेरे पास, पार्क में मैं बैठा हूँ वीडियो के लिए, तो ये हिचकियाँ आएंगी। तो फिर इसमें ये जो सब चीज़ें हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के आप थोड़ा सा बुक वगैरह में प्रैक्टिस कर लेना, बट बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत मत कर देना। जो आपका 100 मार्क्स का आने वाला है पेपर 2, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना, क्योंकि इसमें रीजनिंग पे कितना भी आप मेहनत कर लोगे, आएगा 3-4 सवाल ही। अब 3-4 सवाल के लिए आपने 1-2 बुक ख़त्म कर दी तो यूज़लेस है मुझे लगता है। और एक अगर आपने वो जो सेकंड पेपर का अगर आपने वो बुक 3-4 बार ख़त्म कर दिया, तो उससे अगर आपके 80-90 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कारगर होगा, या 70 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो बहुत कारगर होगा। लेकिन इसमें भी पास होना ज़रूरी है। डाटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी के फील्ड में या ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई, क्योंकि जब आप डेटा कलेक्ट करोगे ना, इसमें जब आप रिसर्च करोगे आगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहले सोर्स, डेटा का सोर्स कौन सा होगा, जो मैंने अभी भी इतने ढेर सारे सोर्सेज बताए थे। एक्विजिशन उसका कैसे करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये 3 चीज़। फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा में क्या डिफरेंस होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा क्या होता है, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, मैपिंग ऑफ डेटा, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे आप करोगे, डेटा एंड गवर्नेंस कैसे होगा आपका, ठीक है। तो ये डेटा के बारे में ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आप PhD में यही करने वाले, जब आप थीसिस लिखोगे तब आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT देखो अलग से ही पूरा दे दिया। अभी तक तो ये कुछ चीज़ों में दे रहा था, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में दिया, अभी ICT पूरा अलग से दे दिया। ICT जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, जो जैसे क्या होता है कि जैसे CPU हो गया, ठीक है, तो CPU का फुल फॉर्म क्या हुआ ये पूछ सकता है, या LAN हो गया, LAN का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, या उसने कुछ ऐसे एब्रिविएशंस दे दिए, उसके बारे में आपको बताना होगा। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये देखो ये नॉर्मल कुछ चीज़ें हैं जो सबको जाननी ही चाहिए।
और अगर आप इसको नहीं जानते, इंट्रानेट है, सॉरी मैंने इंटरनेट पढ़ दिया था, ये इंट्रानेट है, तो इसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। इंटरनेट क्या होता है कि किसी ऑफिस या किसी सीमित क्षेत्र के लिए बनाई गई एक सुविधा होती है जहाँ के कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। अगर उसकी आपको वो चाहिए होता है, मतलब अगर आपको उसको एक्सेस करना होता है घर वगैरह से, तो उसके लिए अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। अब देखो, आप एजुकेशन के क्षेत्र में ही जा रहे हो, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी होती है ना नेट की, तो उसके लिए जा रहे हो, तो इसमें डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में आपको जानना चाहिए। आईसीटी एंड गवर्नेंस, अब किस तरह से जब आप टीचिंग के फील्ड में जा रहे हो, आप टीचर बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक आप ऑफिसर के तौर पे आ रहे हो, तो गवर्नेंस होता ही है, तो गवर्नेंस के बारे में आपको जानना चाहिए। आईसीटी और गवर्नेंस किस तरह से कई चीज़ों के फील्ड में, जो फील्ड्स होते हैं गवर्नेंस के, किसी भी फील्ड में वहाँ पे आईसीटी का प्रयोग होता ही है। इवन देखो आरटीआई भी होता है ना, छोटा सा गवर्नेंस का काम है। आरटीआई भी आजकल ईआरटीआई हम लोग कर सकते हैं। अगला है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंज हो गया, तो फिर आपको पता ही है कि G20 के सम्मेलन हुआ उसमें भी, और ये देख लो कि ये पेरिस जो जलवायु समझौता था उसमें चाहते हैं कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े। अभी तक तो 1.5 डिग्री तक ज़्यादा ना बढ़ने के लिए खोज रहे थे, लेकिन अभी 2 कर दिया। तो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में कौन, देखो ये मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये दोनों डिफरेंट हैं। 2015 तक जो गोल था वो मिलेनियम डेवलपमेंट था, और SDG इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 16 से लेकर के 30 तक है, ठीक है। तो ये करीब 17 गोल्स हैं SDG के, उसको पाने के लिए बताया गया। तो नॉर्मल है यार, पढ़ लोग याद हो जाएगा। तो उसमें अब पता है क्या है कि सबको साफ पानी मिले, गरीबी ख़त्म हो जाए, भुखमरी ख़त्म हो जाए, सबको खाना मिले, यही सारी चीज़ें हैं बस। अगला ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। अब देखो इन्वायरमेंट का मतलब ही होता है कि किसी भी व्यक्ति के चारों ओर की उसकी दशाएं, ठीक है, जिससे वो आदान प्रदान करता हो। जैसे हम पेड़ के पास बैठे हैं तो हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, तो अपना फल दे रहा है, हम खा रहे हैं, तो और हमने पेड़ भी लगाया। तो ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। अगला, अरे ये थोड़ा गलत, अगला एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, इसके बारे में ये बताया गया, ठीक है। अगला है इन्वायरमेंटल इशूज़, इसके बारे में बताया गया कि इन्वायरमेंटल इशूज़ में क्या क्या आता है। एक तो लोकल, रीजनल और ग्लोबल, 3 तरह के इन्वायरमेंटल इशूज़ होते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, और उसका वेस्ट कौन कौन से, तो सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैजार्डस, इलेक्ट्रॉनिक, ये कुछ तरह से बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमें जानना होता है। क्लाइमेट चेंज एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार मतलब आपको एक बहुत ही चमत्कृत कर देने वाला एक, मतलब अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया ना, तो आप बहुत ही जागरूक व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 महीने में इतना जागरूक आप बन पाओगे। तो जस्ट आप इन सब चीज़ों के नोट्स पढ़ लेना, वो जल्दी हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा यार कि इन सब टॉपिक्स को मैं कवर कर दूँ, बट मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। बट नोट्स वगैरह कहीं पे मिल जाए तो उसको आप कर लेना, कि खुद वीडियोस वगैरह देखने में मत लगना, वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सोचो इन्वायरमेंट का नोट्स है 30-40 पेज का, पढ़ के ख़त्म किया, रट के ख़त्म किया, 100 पेज का भी हो तो ख़त्म कर दिया। इसीलिए मैं इतना विस्तार से इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो पोल्यूटेंट्स का ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको जानना है, कि कई तरह की बीमारियां हो जाती है श्वसन से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, ठीक है। अगला नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से होती हैं, इसको रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी हम लोग को पढ़ेंगे। जैसे सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम, अब देखो इसको रिन्यूएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा सोलर से करीब, अभी तो माना जा रहा है कि कुछ लाखों साल तक तो मुझे लगता है सूर्य
से ऊर्जा मिल ही सकती है। जब तो फिर और जो विंड एनर्जी हो गई, सॉइल से एनर्जी होती है, ये सब रिसोर्सेज के बारे में बताया गया। हमें आगे इसके बारे में भी हो सकता है पढ़ना पड़े। और ये जो हाइड्रो पावर, जैसे पानी को हाइड्रो बोलते हैं, ठीक है, पानी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं हाइड्रो होती हैं। जियोथर्मल मतलब ज़मीन के अंदर जो गर्मी होती है, ज़मीन को जब खोदोगे ना तो जितना सूर्य के बाहर का टेम्परेचर है ज़मीन के सबसे केंद्र में, सबसे बीच में उतना ही टेम्परेचर है, करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ से ज्वालामुखी जब फटता है तो वहाँ से लावा कहाँ से निकल कर, पूरा आग निकलता रहता है, लावा निकल कर आता है। कैसे? तो वो जो गर्मी है ना उसका इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं जियोथर्मल। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास न्यूक्लियर, फॉरेस्ट और न्यूक्लियर, ये भी एनर्जी का रिसोर्स ही है, ठीक है। फॉरेस्ट भी एनर्जी का रिसोर्स ही है। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, देखो जो भूकंप, ज्वालामुखी, अभी आज ही भूकंप आ गया था, बताओ, दिल्ली में, ठीक है। तो भूकंप, ज्वालामुखी और ये जो जंगलों में आग लगती है, ये चीज़ हो गया, बाढ़, ये सूखा, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैजार्ड्स और डिजास्टर। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना समुद्र का सतह वो बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं और उसके बाद समुद्र का जो सतह है वो बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा हजार्ड और डिज़ास्टर हुआ है। उसकी मिटिगेशन कैसे? आपने देखा होगा एनडीआरएफ की जो टीम होती है वो बहुत ही तेज़ी से उसका बचाव वगैरह करती है। इतना मैं इसलिए विस्तार से बता रहा हूँ कि आपका सिलेबस में, अगर आपने पूरा सिलेबस ही खोल दिया ना यार, तो फिर आपकी, मैंने बताई है ना, 70% तैयारी कैसे होगी, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें इसको तोड़ो, एक एक वर्ड को तोड़ो। नेचुरल मतलब क्या? नेचुरल बोल रहा है यानी कि मैन मेड भी है क्या? क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक तो नेचुरल, एक मैन मेड। तो हमें मैन मेड वाला नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें बताया गया कि नेचुरल हैजार्ड्स। अब देखो हैजार्ड्स और डिज़ास्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस तरीके से खोलना है हमें चीज़ों को, फिर आपको मज़ा आएगा। और मिटिगेशन मतलब उसको कम करने की क्या क्या आपकी रणनीतियाँ होती हैं, तब आपको ये जो एनडीआरएफ वगैरह का आपने इतना नाम सुन रखा ना, उसका यूज़ सीखोगे। अब देखो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यार ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना, आप जब पढ़ोगे तो लगेगा वाह यार, काश ये मैं पहले जाना होता। इसमें कोई वेस्ट मैनेजमेंट से चीज़ों को, कोई कोशिश कर रहा है कि उसका वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए, कोई कोशिश कर रहा है कि 2 डिग्री से टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, कोई भी कोशिश कर रहा कुछ और। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ना। हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। अब देखो एंशिएंट टाइम में किस तरह से शिक्षा की पद्धति थी। अब देखो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री तो हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है कि उस समय हायर स्टडी कैसी थी। अब बताओ एंशिएंट का जैसे ही नाम सुना होगा तुरंत आपके मन में आया होगा, रे अपना प्यारा सा तक्षशिला, अपना प्यारा सा नालंदा, अपना प्यारा सा गुरुकुलम। राम को देखा ना, रामायण सीरियल में हो जाते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। गुरुकुलम की व्यवस्था की क्या थी? तक्षशिला, नालंदा। पूरे दुनिया के लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। तो क्या पढ़ने आते थे? योग पढ़ने आते थे, आयुर्वेदा पढ़ने आते थे, न्याय दर्शन पढ़ने आते थे और षट दर्शन पढ़ने आते थे। षट दर्शन के अंदर ही ये न्याय और आयुर्वेद, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तब देखो, तब पता चलेगा आपको दधीची मैंने बोल दिया, सुश्रुत के बारे में, पतंजलि के बारे में, तमाम आयुर्वेदों, तमाम चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब देखो इन्होंने मिडिल का गायब ही कर दिया एंशिएंट इंडिया, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, बीच का उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है ना। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिया, बीच में कुछ था ही नहीं क्या, अजीब सा, पता नहीं क्या। मुग़लों से इन्हें इतनी नफरत है। उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी मिडिल एज में, दक्षिण भारत वगैरह में, या उस समय भी तो काफ़ी था ही मुग़लों के पीरियड में। खैर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो ढेर सारी समितियां बनी,
इस शिक्षा व्यवस्था पे, ठीक है, कौन कौन सी समितियाँ, उन्होंने क्या क्या काम किया। और उसके बाद जो ये 5 ईयर्स प्लान्स बनते थे ना, तो 5 ईयर प्लान्स में वो लोग पैसे देते थे, कितने कितने रुपए एजुकेशन को, ये सारी चीज़ें जो इवैल्यूएशंस हैं, तो ये सब आपको मज़ा आएगा पढ़ करके। कौन कौन से लर्निंग और रिसर्च हुए, ठीक है, हायर स्टडीज़ में, ये सब चीज़ें क्या क्या उन लोगों ने किया, तो मज़ा आएगा आपको। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, तो ये लर्निंग प्रोग्राम्स कौन कौन से थे इंडिया में, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन, तो ये 3 तरह के एजुकेशन होते हैं, प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर सीखने गए तो वो क्या होगा, आपने BA करके आप बैठे हो तो क्या होगा, आपने एमलिस करके आप बैठे हो तो क्या होगा, आपने MBBS किया है तो क्या होगा। तो ये तीनों कोर्सों में क्या डिफरेंस होगा ये आपको पता चलेगा। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो ये वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, जो इसमें एथिक्स वगैरह पढ़ाया जाता है, वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। दरअसल ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें ये तैयार करते हैं गुलामों को, क्योंकि ये एजुकेट होकर के किसी ना किसी ऑफिस में जा कर के भीख मांगेंगे कि भैया काम दे दो, काम दे दो। तो एक मालिक होगा, तो मालिक चाहता है कि ऑफिस में ये लोग काम करें और शांति से काम करें, तो उसको बनाने के लिए वैल्यू और एथिक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गुलामों को गुलामी में रखने के लिए जो तंत्र है उसको बोलते हैं वैल्यू सिस्टम और एथिक्स, ठीक है। तो उसमें सदा सत्य बोलो, अच्छा आचरण करो, ये सब चीज़ें, हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वैल्यू सिस्टम और एथिक्स ना हो तो मैं यहाँ इस पार्क में बैठ करके ये वीडियो ही नहीं बना पाता, कोई छुरी लेकर आकर भोंक कर चला जाता। तो ये मैंने मजाक में ही बोला था इससे पहले कि ये गुलाम बनाने की चीज़ें हैं, होता भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी वैल्यू और एथिक्स की वजह से ही हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, जंगल से बाहर आ गए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो हमारा इस तरह से संस्कार वगैरह की जो चीज़ें होती हैं ना, संस्कार, वही वैल्यू सिस्टम, वैल्यू एजुकेशन को करने के लिए की जाती है। तो ये जब आप चीज़ें पढ़ोगे, इसमें इतना डीप में नहीं पढ़ना आपको, जस्ट नॉर्मली पढ़ लेना। पॉलिसीज़, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो किस चीज़ से रिलेटेड पॉलिसीज़, जो हायर एजुकेशन में आया अभी, और इसमें जो गवर्नेंस में आया, ठीक है, किस गवर्नेंस में, हायर एजुकेशन के सिस्टम के गवर्नेंस में, और किसके एडमिनिस्ट्रेशन में, हायर एजुकेशन सिस्टम के, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल, तो सब में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं। अब सोच लो, तो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कितने कितने मेहनत आपको करने होंगे। तो ये पूरे 10 सेक्टर्स हैं और सब में से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 5 क्वेश्चन लायक ही मेहनत करनी है, ठीक है। पता चले पूरा पोथी ख़त्म करने लगे। और जो सेगमेंट आपका वीक है ना, जो भी सेगमेंट वीक है, छोड़ दो उसे, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में कभी मैथ्स पढ़े ही नहीं और जा कर के आज मैथ्स पढ़ोगे तो आपका जो 2 क्वेश्चन आने वाला है ना, वो नहीं आने वाला यार, आप नहीं कर पाओगे वहाँ पे। कभी आपने मैथ्स पढ़ा ही नहीं और ये रीजनिंग आपने कभी की ही नहीं, तो नहीं कर पाओगे। रीजनिंग कर लोगे, मुझे लगता है रीजनिंग तो आसान ही होता है, वो कर लोगे, लेकिन मैथ्स वाले थोड़े से देख लो अपने हिसाब से, आप मैनेजमेंट कर सको। मैं सिर्फ अपना बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप परीक्षण करते रहना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये आप अपने ऊपर करना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। पास होगे कि फेल होगे। Whenever graphical or pictorial questions are set for sighted अच्छा कैंडिडेट, तो ऐसे लोगों को जो थोड़ा देखने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ सैंपल ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको हम लोग कभी नेक्स्ट PIQ के सेशन में करेंगे। बोलते बोलते मैं भी थक गया और रात में 11 बज गए। हालांकि मैं PIQ का डिस्कस करके ही सोऊंगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है मज़ा आया होगा आपको, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसा होगा फिर बताना, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक चीज़ मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाया क्योंकि समय की सीमा है, और मुझे लगता है जब आप पढ़ोगे तो वो विस्तार हो जाएगा और आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह से ओपन करना। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।